वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो आइए उसे हम देख लें कि उसमें क्या है। जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, उसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे सर्वांग सम हो सकते हैं। जो सर्वांग समता है वो क्या होती है, पहले हम उसे जानेंगे, फिर उसी के बाद में धीरे धीरे अन्य गतिविधियों को समझते हुए हम अंत में पहुंचेंगे कि जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम कैसे हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो इसका नाम है सर्वांग समता, यह सर्वांग समता होती क्या है। सर्वांग समता जो है वो क्या काम करती है, या फिर कैसे हम किसी चीज के बारे में ये समझ सकते हैं कि वो सर्वांग सम होंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो सर्वांग समता है, जो सर्वांग समता है वो हमें इस बात के बारे में बताती है कि कोई भी दो आकृतियां हैं वो बिल्कुल समान हो। कैसे समान हो? हर प्रकार की माप में वो समान हो, तब वो सर्वांग सम कहलाती हैं। तो हम कहेंगे कोई भी दो आकृतियां जो सभी प्रकार से समान हो तब उन्हें सर्वांग सम कहा जाता है। ध्यान से समझना कि हमने यहां कोई दूसरा शब्द लिखा है, लेकिन यहां किसी और शब्द के बारे में बात की है। तो देखिए, कोई भी दो आकृतियां जो सभी प्रकार से समान हो तब उन्हें सर्वांग सम कहा जाता है। उन आकृतियों को तो हम सर्वांग सम कहेंगे कि वो दोनों आकृतियां सर्वांग सम है। किसके? पहली आकृति दूसरी के सर्वांग सम है और दूसरी आकृति पहली आकृति के सर्वांग सम है। लेकिन सर्वांग समता फिर किसे कहेंगे? दोनों आकृतियों के समान होने का यह गुण, जो सर्वांग सम होने का गुण है, इस गुण को ही सर्वांग समता कहा जाता है। यह गुण अन्य आकृतियों के साथ भी पाया जाता है, तो हम कहेंगे सर्वांग सम होने का गुण ही सर्वांग समता कहलाता है। तो इस प्रकार हम किसी भी आकृति के बारे में कह सकते हैं कि वह आकृति जो है वो सर्वांग सम होगी या नहीं होगी। इसके बाद में अगला टॉपिक इसमें क्या था कि तल आकृतियों की सर्वांग समता। ऐसी आकृतियां जिन्हें किसी एक तल पर बनाया जा सके, जैसे कि चाहे हमारे पास बोर्ड है या पेज हो, कोई कॉपी का पेज है या स्लेट हो, या उसके अलावा कोई जमीन फर्श हो, कोई समतल, कोई ऐसा कोई भी सतह जो तल हो, उस पर कोई यदि आकृति बना दी जाए तो उस आकृति की सर्वांग समता के बारे में हम कैसे बात करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कि मान लीजिए हमने एक आकृति बनाई है, वो कुछ इस प्रकार से है। हमने एक आकृति कुछ इस प्रकार से बनाई, जो इस प्रकार बना दिखाई देती है। ये एक चित्र है, इसको हमने एक तल पर बनाया है। ये एक समतल है। इस पर जब हमने इस चित्र को बनाया तो एक और चित्र हम बनाते हैं, एक और आकृति ऐसी ही बनाते हैं हम। तो देखिएगा ध्यान से उसे, यहां पर ये हमने दूसरी आकृति बना दी है। अब इन दोनों आकृतियों को यदि हम ध्यान से समझें तो ये दोनों आकृतियां देखने में तो एक जैसी लगती हैं कि इसके पास भी एक लंबाई का हिस्सा है, इसके पास भी एक लंबाई का हिस्सा है, इसके पास चौड़ाई है, इसके पास भी चौड़ाई है, और यहां सामने वाला जो हिस्सा है दोनों में एक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इनको नापा जाएगा तो यहां पर देखिए, हम यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो, और इसकी यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इस लंबाई की हम बात करें तो यह इससे कैसी होगी? अधिक होगी। तो यहां पर लंबाई में ही परिवर्तन आ गया है। और यहां पर यह जो आकार है, सामने जो त्रिभुजाकार जैसी आकृति हमें दिखाई दे रही है, तो इसके पास जो त्रिभुजाकार आकृति है, इन दोनों में भी हमें अंतर दिखाई दे रहा है। यह आकृति छोटी और यह आकृति थोड़ी बड़ी है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो एक आकृति है वह दूसरी आकृति के समान नहीं है। जब वो दोनों आकृतियां एक दूसरे के समान नहीं हो तब हम कहेंगे वो दोनों आकृतियां सर्वांग सम नहीं होंगी। लेकिन यदि यह आकृति जो यहां बनी हुई है इसी के समान दूसरी आकृति हो, तो हम एक दूसरी आकृति इसके समान यहां बना लेते हैं। तो देखिए, इसके बाद में हम यहां पर एक दूसरी आकृति बनाते हैं। तो इस प्रकार हम एक दूसरी आकृति यदि बना लें और इसको आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से,
अब इसके बाद में यहां पर जो दूसरी आकृति तैयार हुई है, इस आकृति को ध्यान से देखें तो ये लगभग इसी के समान दिखाई दे रही है। जब ये आकृति पहली नंबर 1 आकृति और दूसरे नंबर की आकृति जो है यदि वह समान हो जाए पूर्ण रूप से लंबाई में, चौड़ाई में और देखने पर भी हर प्रकार के माप में, जब वह समान होती है तब हम कह सकते हैं कि वे दोनों आकृतियां ही एक दूसरे के सर्वांग सम होंगी। तो इस प्रकार अब कहा जाता है कि जो पहली आकृति है, आकृति 1 आकृति 2 के सर्वांग सम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर आकृति 1 जो है वो आकृति 2 के सर्वांग सम है, और इन दोनों आकृतियों के सर्वांग सम होने का जो है गुण है यही इनकी सर्वांग समता कहलाता है। तो अब इसके बाद में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो सर्वांग समता का गुण है क्या वो सिर्फ आकृतियों में पाया जाता है या किसी अन्य चीज में भी पाया जाएगा। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो उसे हम देखते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेखाखंडों और कोणों की सर्वांग समता। इसमें हम दोनों को अलग अलग जानेंगे कि रेखाखंडों की सर्वांग समता क्या होती है और कोणों की जो सर्वांग समता है वो क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले रेखाखंडों की सर्वांग समता। मान लीजिए हमने एक रेखाखंड बनाया है, ये है ए और ये बी है। इसी प्रकार से एक दूसरा हमारे सामने यदि कोई रेखाखंड बना दी जाए इस प्रकार से बी, यहाँ इसका नाम रख दें हम सी और डी। यदि ए और बी जो ये रेखाखंड है ए बी, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और यहां पर बना हुआ दूसरा रेखाखंड जो है उसकी लंबाई सी डी जो है उसकी लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर दोनों ही रेखाखंड जो हैं वो कैसे हैं, लंबाई में तो समान नहीं है, लंबाई में असमान है। तो इनमें कौन सा 7 सेंटीमीटर वाला जो रेखाखंड है वो 7.1 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड से कैसा है, छोटा है। जब ये रेखाखंड एक दूसरे से समान लंबाई के नहीं है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो सर्वांग सम है। तो इनको सर्वांग सम करने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होगी, हम एक रेखाखंड ऐसा लें जैसे पी क्यू और यह जो रेखाखंड है इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर हो, तब हम कहेंगे जो ए बी रेखाखंड है ना वो सर्वांग सम हो जाएगा किसके, पी क्यू रेखाखंड के। जब दोनों की लंबाई बिल्कुल समान हो जाए, जब दोनों की लंबाई बिल्कुल समान हो तभी वो सर्वांग सम कहलाएंगे। और इसके अलावा यदि हम सीडी के सर्वांग सम देखें कि सीडी के सर्वांग सम कौन होगा, तो एक और बनाते हैं हम रेखाखंड जिसका नाम x और y रखते हैं। यदि ये 7.1 सेंटीमीटर का है तो हम कहेंगे कि जो सीडी रेखाखंड है वो x y के कैसा हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और यहां पर ए बी रेखाखंड जो है वो पी क्यू के कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। आपको एक चीज और हम बता देते हैं कि जो सर्वांग सम होता है, जो सर्वांग सम है या फिर सर्वांग समता जो होती है उसके लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, जो ये चिन्ह हम लगाते हैं ये किसी भी संख्या को, किन्हीं भी दो संख्याओं को बराबर प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और किसी भी संख्या को हमें बताना है कि वो लगभग बराबर है, बराबर नहीं है पूरा, वो पूरे बराबर नहीं है, सिर्फ लगभग बराबर हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लगभग का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हो। ये जो चिन्ह है ये लगभग का होता है। और यदि दो आकृतियां एक दूसरे के साथ में आनुपातिक रूप से समान है, सिर्फ उनका अनुपात ही समान है, तो देखिए आनुपातिक समानता होने पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह से हमें पता चलता है कि वो जो आकृति है वो कैसी होगी, वो अनुपातिक रूप से समान होगी। यदि एक की लंबाई 5 है तो दूसरे की लंबाई 15 हुई, तो इसका मतलब है वो जो पहली जो लंबाई है वो दूसरी लंबाई की कैसी होगी, 1/3 गुना होगी। या फिर दूसरी लंबाई जो है वो पहली लंबाई के 3 गुना है, इसलिए एक 3 है और दूसरी 9 हो सकती है। या फिर अगर पहली 3 है और दूसरी 15 है तो वो 5 गुना हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसका पता लगा सकते हैं। और सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में जो है वो बराबर का चिन्ह तो होता है, उसके भी ऊपर आनुपातिक का जो चिन्ह है ये भी लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये जो चिन्ह है अब हमें दर्शाता है कि दो आकृतियां कैसी हो जाएंगी, वो दोनों आकृतियां सर्वांग सम होंगी। तो यह चिन्ह सर्वांग समता को दर्शाता है, ये चिन्ह लगभग को दर्शाता है और आनुपातिक समानता को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है।
तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इसमें कोणों की सर्वांग समता। कोण सर्वांग सम कब होंगे? जब दो कोण दिए गए दो कोण लंबाई में जब दिए गए दो कोण माप में समान हो। उनके लिए माप क्या होती है? कोणों को मापा जाता है डिग्री में। जब कोणों को डिग्री में मापा जाता है तो जब दो कोण बिल्कुल समान डिग्री के हों तब हम कह सकते हैं कि वो कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। जैसे देखिएगा, एक कोण हम यहां बना देते हैं, इसका नाम है कोण ए बी और सी। अगर यह 70 डिग्री का कोण है और कोई दूसरा कोण यहां पर हम दूसरा कोण बनाएं और एक दूसरा कोण बना दें, जो कोण कैसा बना हुआ है? पी क्यू आर, और ये भी अगर 70 डिग्री का कोण है तो हम कहेंगे ये दोनों ही कोण कैसे हो गए? अब ये दोनों जो कोण है वो सर्वांग सम होंगे। कोण ए बी सी जो कैसा हो जाएगा? सर्वांग सम होगा किसके? कोण पी क्यू और आर के। तो इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। आपको इस चीज के लिए बहुत विशेष ध्यान देना होगा कि आप किसी भी त्रिभुज को या किसी आकृति को, किन्हीं दो आकृतियों को एक दूसरे के सर्वांग सम जब लिखना चाहते हो तो आप अगर कथन को नहीं लिखना चाहते, हिंदी में उसे नहीं लिखना चाहते, तो उसे कैसे लिखोगे? चिन्ह के आधार पर। चिन्ह के आधार पर उसे ऐसे लिखा जाता है। तो इसे पढ़ते हैं, कोण ए बी सी सर्वांग सम है किसके? कोण पी क्यू आर के। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो होगा त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। इस टॉपिक में हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे कि त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे किया जा सकता है। हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं और उन उदाहरणों से हम समझेंगे कि जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम कैसे होता है, या फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता में हमें किन गुणों पर, किन बातों पर ध्यान देना होता है। तो देखिए, पहली आकृति दी हुई है और ये दूसरी आकृति है। यहां पर हम त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है वो तीन रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति होती है। तो यहां देखिए, 1 2 और 3, तीन रेखाखंड है। इसके पास भी 1 2 और 3, तीन रेखाखंड हैं। तो हमें ये पता लगाना होगा कि इससे पहले टॉपिक में हमने रेखाखंडों के बारे में समझा कि रेखाखंड कैसे सर्वांग सम हो सकते हैं। तो इसीलिए यहां जब हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहां देखेंगे उन आकृति को, उस आकृति को बनाने के लिए जिस रेखाखंड का प्रयोग किया गया है, क्या वो रेखाखंड सर्वांग सम है या नहीं है। और सर्वांग सम होते वक्त में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उनका जो सर्वांग समता का क्रम है वो भी बना रहे। सर्वांग समता में महत्वपूर्ण चीज होती है उसका क्रम, वो क्रम भी उसमें बना रहे। तो देखिएगा, इसमें यदि हम इसका नाम रखें ए और उसके बाद बी और उसके बाद सी, और इसका नाम रखें पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का नाम रख लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले ए बी सी में ए बी भुजा के बारे में बात करें तो ए बी, देखो क्या ए बी इसमें पी क्यू के बराबर है या नहीं है? तो यहां तो ए बी पी क्यू के बराबर है ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को किसी और नाम से भी बना सकते हैं। तो ए बी जो है यहां पर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, लेकिन किसके बराबर है ये? ए बी जो है या तो पी आर लिखा जाए या फिर आर पी लिखा जाए। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर से हो जाए किसके? पी आर के। दूसरा देखो, इसमें दूसरा दिया हुआ है क्या? दूसरा है उसके बाद में यहां पर बी सी जो है 3 सेंटीमीटर है। तो यहां पर बी सी जो है वो किसके बराबर हो सकता है? बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर है, जिसमें ये पी क्यू के बराबर है। इस कारण से इसका नाम क्या बदल सकते हैं हम? इसको आर से शुरू करते हैं, आर पी, और उसके बाद में जैसे आर पी और फिर उसके बाद पी क्यू, ऐसे हम यहाँ चल रहे हैं ए बी और उसके बाद में बी सी। अब आगे बढ़ते हैं अगले पर सी ए। तो ये होगा सी ए। क्या सी ए बराबर है? क्या सी ए किसके बराबर होना चाहिए? अब अंतिम एक रेखाखंड यहाँ हो गया, एक यहाँ है 2 और एक ये हो गया क्यू आर। तो इसमें है क्यू और आर। तो देखिए क्यू आर का मान कितना है? यहाँ क्यू आर का मान 4 है और यहाँ पर जो अंतिम था सी ए उसका मान कितना है? 2 है। तो ये दोनों रेखाखंड लंबाई में बराबर नहीं है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाखंड बराबर नहीं है, यहाँ पर ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे, लेकिन बचे हुए 2 रेखाखंड एक दूसरे के बराबर हैं, तो तब भी यह जो त्रिभुज है सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि इसे किसी भी प्रकार से सर्वांग सम जो त्रिभुज या कोई भी आकृति होती है वो बस इस बात को दर्शाती है कि एक आकृति को हम लें और उसके सर्वांग सम जब कोई दूसरी आकृति होती है तो एक आकृति को लेकर यदि दूसरी आकृति के ऊपर रखा जाए तो वह आकृति उसे पूरी तरह से ढक लेती है, तब कहा जाता है कि वो आकृतियां सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम कौन कौन सी आकृतियां होती हैं? एक ही कंपनी के जो 2 पेन होते हैं वो भी सर्वांग सम होते हैं, या फिर एक ही साइज के 2 व्हाइट बोर्ड जो होते हैं वो भी सर्वांग सम होते हैं, या फिर एक ही कंपनी के 2 मोबाइल फोन
एक ही मॉडल नंबर के जो मोबाइल फोन है वो भी कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हैं हमारे दैनिक जीवन में जिनका हम प्रयोग करते हैं वो सभी सर्वांग सम पाई जाती हैं। बस अब हमें करना क्या है, उन आकृतियों, उन वस्तुओं को हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, लेकिन उनकी सर्वांग समता के गुण को हम बेहतर ढंग से नहीं जानते। तो इसमें हमें त्रिभुजों के गुण के बारे में यह बताया जा रहा है कि त्रिभुज का जो गुण है वो सर्वांग सम तब हो सकता है जब उनके रेखाखंडों की जो लंबाई है वो बिल्कुल समान हो। लेकिन यदि रेखाखंडों की लंबाई समान नहीं आ रही है तो वो सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे। इसके बाद में यदि हम इसको सर्वांग सम करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यदि इसको 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो अब इसके बाद क्या होगा, हमने इसका जो नाम हो यहां से शुरू किया A से B और उसके बाद B से C और उसके बाद होगा C से A की तरफ। तो ये इसका नाम जब बनाएंगे तो इसका आना चाहिए R से P, P से Q और Q से R की तरफ होना चाहिए। तो इसका नाम बनेगा RPQ। तो इस त्रिभुज का नाम ये ना लिखकर हम लिखेंगे त्रिभुज R, फिर उसके बाद P और Q। तो अब ये दोनों जो त्रिभुज हैं दोनों लंबाई में कैसे हो गए, दो अंतिम जो रेखाखंड थे वो भी बराबर हो गए। अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज RP और Q के। तो इस प्रकार अब ये जो दोनों ही त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम होंगे। आगे देखिएगा आगे क्या है, आगे भी हमने 2 त्रिभुज लिए हैं और इन 2 त्रिभुजों में एक विशेष चीज है जो आपको समझनी है। वो क्या है कि सबसे पहले तीनों भुजाओं की लंबाई यहाँ 5-5 सेंटीमीटर दी हुई है और दूसरे त्रिभुज में भी तीनों भुजाओं की लंबाई 5-5 सेंटीमीटर दी हुई है। लेकिन अगर हम सिर्फ भुजाओं के आधार पर देखें तो हम इससे तो कह सकते हैं कि दोनों सर्वांग सम है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री का एक कोण है, दूसरा कोण भी 60 का है, तीसरा कोण भी 60 का है। यहाँ वो नहीं दिया हुआ है, यहां पर जो वो कोण है वो नहीं दिए हुए हैं। लेकिन यदि 2 त्रिभुज किसी भी एक गुण से, इसके जो गुण है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, यदि एक गुण से 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके बचे हुए सभी अंग भी बराबर हो जाते हैं। चाहे हम किसी भी गुण से उनको सर्वांग सम करें तो हम कहेंगे, यहां पर देखिएगा इसको नाम यदि हम ABC रखें और इसका नाम हम रखें X, Y और Z, तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज X, Y और Z। तो यहां पर क्या होगा, AB बराबर है किसके, XY के, फिर उसके बाद BC बराबर है किसके, YZ के, और इसके बाद CA बराबर किसके है, ZX के। तो यहां पर तीनों भुजाएं समान हैं, इस कारण से ये दोनों कैसे हो जाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC बराबर हो जाएंगे और वो सर्वांग सम भी होंगे साथ में। तो सर्वांग सम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज X, Y और Z के। जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं और जिस क्रम में उन्हें सर्वांग सम किया गया है उसी क्रम के जो उनके अंग होते हैं, बचे हुए जो उसके भाग हैं वो भी उसी क्रम में सर्वांग सम हो जाते हैं। कैसे देखो, इसका पहला कोण यदि 60 डिग्री का है, कौन से पर है, वो A पर है। इसमें हमने नाम कैसे शुरू किया था, A, B और C, इसमें X, Y और Z। तो जो एक पर बिंदु A, जो शीर्ष A है, उस पर जितने डिग्री का कोण बनेगा वही कोण किस पर होगा, तो इस X पर होगा। तो हम लिखेंगे कोण A बराबर हो जाएगा कोण X के बराबर 60 डिग्री। कोण B पर कोण बराबर हो जाएगा कोण Y के, जो होगा वो भी 60 डिग्री होगा। इसके बाद में कोण C बराबर हो जाएगा कोण Z के, जो भी 60 डिग्री ही होगा। इस कारण से हम यहां पर जो हमने पहले बिंदु पर ध्यान दिया वो तो बस उसकी सर्वांग समता के बारे में बताया था, लेकिन यहां हमने जो अंत में हल निकाला है, जो हमें अलग से प्राप्त हुआ है, ये इसका निष्कर्ष कहलाता है कि इसके कारण हम पता लगा सकते हैं जो चीजें हमें दूसरे त्रिभुज में या दूसरी आकृति में नहीं दी हुई हैं उन्हें भी हम कैसे पता लगाते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि ये कौन कौन से गुण होते हैं जिनसे हम त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे और कैसे हम उनका निष्कर्ष निकालेंगे कि जो मान हमें एक त्रिभुज में दिया है लेकिन दूसरे में नहीं, तो उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आइए उसे हम देखें। तो देखिए अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम टॉपिक की, जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध। अब हमें यहां पर इस टॉपिक में वो चीज जानेंगे कि कोई भी 2 त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम हो सकते हैं तो किस प्रतिबंध पर, कौन सी ऐसी शर्तें होंगी जिस पर हम मानेंगे कि त्रिभुज अब सर्वांग सम हो गया है, या फिर कौन सी शर्त पूरी ना होने पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होगा। तो देखिए यहां पर हमने 4 नाम लिखे हैं। पहला है SSS प्रतिबंध, दूसरा है SAS प्रतिबंध, तीसरा है ASA प्रतिबंध और अंतिम होता है RHS प्रतिबंध। तो यहां पर S जो है, हम आपको यहां पर एक बार नाम बता देते हैं ताकि आप इनको याद रख सकें। तो S जो है वो भुजा को बताता है। S का मतलब होता है भुजा, A का मतलब होता है कोण, और यहां पर R का मतलब होता है समकोण, और उसके बाद में H का मतलब होता है कर्ण।
तो देखिए एस एस एस, एस का मतलब साइड होता है, तो इसलिए साइड 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 प्रतिबंध। तो साइड में का मतलब होता है भुजा 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 नियम। इस नियम के आधार पर हम एक ऐसे त्रिभुज की कल्पना करते हैं, सिर्फ त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जब दो त्रिभुज हों तो उन दोनों ही त्रिभुजों में तीनों भुजाओं की जो लंबाई हो बिल्कुल समान हो। जब तीनों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल समान होती है तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, बिल्कुल सर्वांगसम ही होंगे। जो जिससे पहले हमने यहां पर एक उदाहरण किया था और जिसमें हमने 5 5 5 बराबर लंबाई के जो त्रिभुज रेखाखंडों के जो त्रिभुज दिए हुए थे उसमें अंत में हमने एक निष्कर्ष भी निकाला था, जिसकी वजह से हमें प्राप्त हुआ कि कोण जो है वो भी बराबर होंगे। इसके बाद अगला होता है एस ए एस नियम। एस ए एस नियम क्या कहता है कि भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम के आधार पर किसी भी त्रिभुज में ध्यान रखना है हमें कि जब हम इन नियमों का प्रयोग करें तो इन नियमों की शर्त पहली यही होती है कि वहां त्रिभुज के अंदर दिए गए जो अवयव हैं वो भी इसी क्रम में होने चाहिए। जैसे कि पहला नियम क्या कहता है कि भुजा भुजा भुजा, तो तीनों भुजाएं जिस क्रम में हैं उसी क्रम में दूसरे त्रिभुज में भी होनी चाहिए, तभी वह सर्वांगसम कहलाएगा, अन्यथा वह सर्वांगसम नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है इसमें एस ए एस नियम। एस ए एस नियम कहता है पहले कोई साइड कोई भुजा बराबर होनी चाहिए, फिर उसके बाद में एक कोण बराबर होना चाहिए और फिर उसके बाद में फिर से एक भुजा बराबर से होनी चाहिए, तब जाकर हम कह पाएंगे कि यहां पर जो त्रिभुज हैं वो कैसे हो जाते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर कहता है ए एस ए नियम। यह कहता है कि पहला कोण बराबर हो, फिर उसके बाद एक भुजा बराबर हो और फिर से एक कोण बराबर हो, तब जाकर कहा जा सकता है कि यहां पर जो प्रतिबंध है या फिर जो प्रतिबंध है वो लागू होता है उन दोनों त्रिभुजों पर। अंत में आता है आरएचएस नियम। आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस और एस का मतलब होता है साइड। तो इसका मतलब है समकोण और उसके बाद में कर्ण और फिर भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम। इस नियम के आधार पर जब दो समकोण त्रिभुज होते हैं तो पहले में सबसे पहले उनमें 90 डिग्री का कोण समान होना चाहिए, इसमें कर्ण का मान समान होना चाहिए और उसके अलावा भी कर्ण का मान जब समान हो जाता है उसके अलावा कम से कम एक भुजा भी समान होनी चाहिए, तब जाकर वो दोनों जो समकोण त्रिभुज हैं वो समान हो सकते हैं। तो इन सभी को हम एक एक उदाहरण से पहले समझ लेते हैं कि कैसे काम करते हैं ये, ताकि फिर आप इसे अच्छे से जान पाओ। तो सबसे पहले एस 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 नियम। एस 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 नियम देखिए कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा एक त्रिभुज है और इसके अलावा एक दूसरा त्रिभुज और दिया हुआ है, ये रहा दूसरा त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक भुजा यहाँ ए बी सी दी हुई है, तो देखिए इसमें बी सी बराबर से हमने 3 रखा है और इसके बाद में सी जो है वो 4 हो सकता है। तो इसके अलावा दूसरा त्रिभुज हम लें, त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें यदि यही रेखाखंडों की लंबाई हो, ध्यान समझना, यहां रेखाखंडों की लंबाई यदि समान हो लेकिन उनका क्रम बदला हुआ हो, जैसे 2 जो है वो पी ए बी पर था, यहां पी क्यू पर ना होकर क्यू आर पर हो, तो ये कैसे होगा 2, यहां पर इसकी लंबाई 3 हो और इसकी लंबाई 4 हो, तो हम कहेंगे ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं, सर्वांगसम है। लेकिन सर्वांगसमता आती कैसे है, देखो तो एस एस नियम क्या कहता है, सबसे पहले एक भुजा बराबर हो, तो ए बी भुजा किसके बराबर होगी, ए बी भुजा जो है वो यहां पर आर क्यू या क्यू आर के बराबर होगी। हम इसमें किसी भी दिशा से इसका नाम रख सकते हैं, लेकिन इसका सही क्रम जब हमें पता चलता है जब हम अगले बिंदु पर चलते हैं, चाहे वो अगला बिंदु कोण हो सकता है या फिर अगला जो बिंदु हो फिर से भुजा हो सकती है। तो दूसरी भुजा इसमें 3 की है, तो अगर इसका नाम आर क्यू रखते तो इधर से Q से आगे बढ़ने पर QP 4 सेंटीमीटर और यहां पर 3 है, तो ये दोनों तो समान नहीं है, इसलिए क्या होगा Q से R नाम होगा पहले, फिर उसके बाद R से P की तरफ होगा। तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार चलेगा, तो इसके बाद में अगला क्रम जो है उसका यहां होगा और ऐसा ही इसमें चलेगा, जैसे कि सबसे पहला क्रम ये होगा, दूसरा इधर और तीसरा क्रम इधर की तरफ ध्यान देता है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर जो ये क्रम तैयार किया है हमने, यह कौन कौन सी भुजा को बराबर करता है, ये जो है ए बी बराबर करेगा किसको, क्यू आर को, जो कितना होगा 2 सेंटीमीटर। हमने इन सब पर इकाई नहीं लिखी, आप सब मान सकते हैं जो इकाई है यूनिट जो है वो सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसके बाद में दूसरा जो है बी से सी होगा, बी सी बराबर से किसके बराबर होगा, आर से पी के बराबर, तो इसको आर पी लिखेंगे बराबर से, फिर उसके बाद ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। अंत में देखिएगा सी से ए की तरफ है, सी ए बराबर से सी ए जो है, देखो सी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के, पी क्यू, और इसका नाम क्या बनेगा 4 सेंटीमीटर का होगा ये।
अब यहां से आप देख सकते हो कि हमें कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए बिंदु से, इन दोनों में ये दोनों बिंदु समान है, तो दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारा बी और तीसरा बिंदु हमारा होगा कौन सा, ये सी। तो इस प्रकार त्रिभुज बनता है हमारा त्रिभुज ए बी सी, जो बराबर होगा यानी कि सर्वांग समय हो किसके, क्यू आर और उसके बाद पी। तो इसको क्यू आर और पी और त्रिभुज का चिन्ह पहले लगा देंगे हम। अब जब हमने इन दोनों को सर्वांग सम कर दिया है तो यहां पर अब इनके बचे हुए जो अंग हैं, बचे हुए अंग कौन से बचे हैं, यहां पर दोनों ही तरफ अब जो बचे हुए अंग हैं वो हैं इनके कोण। अब इनके जो कोण है वो उसी क्रम में बराबर होंगे। कैसे, देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी, यहां पर जो है वो अगले त्रिभुज के साथ में बराबर हो जाएंगे। ये बराबर होगा क्यू, कोण क्यू, कोण आर और कोण पी के। ध्यान रखना है कोण ए कोण पी के बराबर नहीं है, कोण ए जो है कोण क्यू के बराबर होगा, उसके बाद में कोण बी आर के बराबर, कोण सी कोण पी के बराबर होगा। इस प्रकार से यह क्रम चलेगा। तो अब इसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जो है SAS नियम। तो आइए, तो देखिए अब हम इसमें बात करेंगे, इस टॉपिक में ही हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम SAS नियम और ASA नियम के बारे में समझने वाले हैं। यह दोनों नियम यहाँ एक ही त्रिभुज में हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज में जो चीजें हमें बराबर दिखाई दे रही हैं उनको हम एक साथ पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ इस त्रिभुज में पहला त्रिभुज ABC में AB भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर से 7 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ जो हम 7 सेंटीमीटर की भुजा है जो दूसरी तरफ 7 सेंटीमीटर की भुजा है उसे भी हम लिख सकते हैं, जो कौन सी होगी, XZ या फिर ZX होगी। लेकिन किसका नाम प्रयोग करें, XZ का या फिर ZX का, वो इस बात पर निर्भर करता है कि यहां पर बने हुए जो कोण हैं वो किस बिंदु पर स्थित है। यहां पर देखिएगा ए बी के बाद में बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण है, तो इसका नाम जो है वो कुछ इस प्रकार होने चाहिए था ZX, ताकि यहां पर हमें 60 डिग्री का कोण अंतिम बिंदु पर मिले। तो हम यहां पर इसका नाम लिखेंगे, बराबर हो जाएगा किससे, ZX के, जो 7 सेंटीमीटर ही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली तरह आगे देखेंगे B से C। अब यहां लिखेंगे BC बराबर से कितना है, 5 सेंटीमीटर, और यहां पर BC के बाद कितना था, XY, तो बराबर होगा किसके, XY के। इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, तो यहां देखिए अगला है CA जो है वो 6 सेंटीमीटर है, CA बराबर से 6 सेंटीमीटर होगा, और ये किसके बराबर होगा, YZ के। तो ये होगा Y और Z के, जो किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के। अब इसके बाद जैसा हमने इनको बनाया था, तो ध्यान से देखें, सबसे पहले A से शुरुआत की थी, तो A पर बिंदु पर 50 डिग्री का कोण है, तो इसका पहले 50 डिग्री का कोण किस पर है, Z पर। तो यहाँ A और Z दोनों बराबर हैं, तो हम यहां दूसरी तरफ लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण Z के, जो कितने डिग्री है, 50 डिग्री। उसके बाद कोण B जो है वो बराबर है किसके, कोण B 60 डिग्री है, और यहां पर 60 डिग्री कोण X है, तो कोण X बराबर से कितना है, 60 डिग्री होगा। उसके बाद कोण C बराबर से कोण किसके हो जाएगा, Y के, जो कितना है, 70 डिग्री है। तो इस प्रकार से अब हमें इस त्रिभुज में सभी कुछ चीजें पहले से दी हुई हैं, जो है भुजा और कोण, दोनों चीजें दी हुई हैं पहले से। अब हम चाहें तो यहां कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं समान होने की वजह से यह S नियम से भी क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा। यदि हम इस नियम का प्रयोग ना करें या इनमें से कोई एक भुजा ऐसी होती जो हमें नहीं दी हुई होती, तब हम क्या करते, तब हम देखते कि जो पहली भुजा है, जैसे AB जो भुजा हमें दी हुई है, उस AB के बाद वाला कोण बिंदु B पर बनने वाला कोण 60 डिग्री का, वैसा ही यहां पर ZX के बाद बिंदु BX पर बनने वाला कोण 60 डिग्री, दोनों समान होने चाहिए थे, और इसके बाद वाली भुजा दोनों समान होनी चाहिए थी, जो क्या थी, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो तब हम कहते हैं यहां पर SA और S नियम से, क्योंकि यहां एक भुजा है, फिर एक कोण है, और फिर उसके बाद एक भुजा है, तो इसी प्रकार भुजा कोण भुजा नियम से भी यह क्या हो जाता, एक सर्वांग सम कहलाता, क्योंकि यहां पर भी ऐसा ही बना हुआ है। तो हम दूसरा इसमें नियम काम में ले सकते थे, SA और S नियम। लेकिन इसके अलावा हम यहां देख पा रहे हैं कि जो तीनों कोण हैं वो भी समान दिए हुए हैं। तो तीनों कोण समान होने पर क्या होता है, तो देखिए जब तीनों कोण समान हैं तो हम इस प्रतिबंध का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो प्रतिबंध है ASA। इसमें हमें आवश्यकता होती है सबसे पहले एक कोण की, फिर उसके बाद में एक भुजा की, और फिर अंत में फिर से एक कोण की। तो यहां पर दो कोण जो समान है, क्या उन दोनों के बीच की भुजा भी समान होगी। तो देखिए 50 और 60 डिग्री का कोण यहां बना हुआ है, ए बिंदु पर 50 डिग्री का है, Z पर 50 का है, बी बिंदु पर 60 का है, तो X पर 60 का है, और इन दोनों के बीच में 7 सेंटीमीटर की भुजा है, और यहां पर भी दोनों के बीच में 7 सेंटीमीटर की भुजा है। इस कारण से यहां पर ASA प्रतिबंध का प्रयोग करके हम इन दोनों को सर्वांग सम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ASA नियम से।
तो जिस भी नियम का प्रयोग करके, जिस भी प्रतिबंध का प्रयोग करके हम यहाँ त्रिभुजों को जब सर्वांग सम करते हैं तो वही प्रतिबंध हमें बताता है कि वहां किन चीजों की आवश्यकता थी हमें, या फिर किन चीजों का उपयोग करके हमने किस प्रतिबंध को काम में लिया है। जब हमारे पास तीनों भुजाएं होंगी तो एस नियम कहलाएगा। जब हमारे पास दो भुजा और एक कोण होगा तो ऐसे एस नियम कहलाएगा। जब हमारे पास दो कोण और एक भुजा होगी तब वह नियम कहलाएगा ए नियम। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी सर्वांग समता में ए और ए नियम का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह नियम क्या काम करता है कि ए नियम जो है वो कौन नियम होता है, यह दो त्रिभुजों को सर्वांगसम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि मान लीजिए हमने दो त्रिभुज बनाए 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री पर, जिनकी भुजाओं की लंबाई हमने बढ़ा दी है। तो यहां पर ये 60 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 70 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर का। लेकिन दूसरा त्रिभुज हमने जो बनाया था वो 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री पर बना है, लेकिन उसमें क्या है, यहां पर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की भुजा भी उपलब्ध है। इस कारण से जब दो त्रिभुज समान कोण के हों और उनकी भुजाएं अलग अलग हों तब वो सर्वांग सम नहीं कहलाते, समानुपात कहलाते हैं। कि वो कैसे हैं, एक समरूप कहलाते हैं वो, क्योंकि उनका रूप समान है लेकिन सभी अंग उनके समान नहीं है। इस कारण से जो ए नियम है, कौन जो नियम है वो काम आता है किसमें, जब हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। तो यह नियम समरूप के लिए होता है, यह समरूप के लिए होता है। या जिसको हमने जब चिन्ह के बारे में पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था आनुपातिक समानता के बारे में। तो आनुपातिक समानता जो होती है वो समरूपता ही कहलाती है, तो उसमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पर हम कह सकते हैं कि जब ए नियम के प्रयोग से कोई भी दो त्रिभुज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना वो त्रिभुज कैसे होंगे, वो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। अब इसके बाद में हमारा अंतिम प्रतिबंध है तो उसके बारे में बात करते हैं, तो आइए उसे हम देख लें। तो देखिए अब हम बात करें हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है RHS प्रतिबंध। RHS प्रतिबंध जो है उसका नाम होता है समकोण कर्ण भुजा। अब समकोण कर्ण भुजा के लिए हमें आवश्यकता होगी कि दो ऐसे त्रिभुज हों जो समकोण पर आधारित हों। तो यहाँ पर हमने दो त्रिभुज लिए जिसमें एक कोण जो है वो समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर LM और यहाँ पर PQ, ये दोनों ही जो भुजाएं हैं, दोनों जो रेखाखंड हैं, ये कर्ण कहलाएंगे और कर्ण का मान यहाँ दोनों तरफ समान दिया हुआ है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो LM है वो किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा, जो कितना है, यहाँ पर हम ये जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का मान है इनका। इसके बाद में यहाँ पर एक कोण दोनों में समान है, वो है कोण N बराबर से 90 डिग्री है, जो इसमें कितना है, कोण R के लिए दिया हुआ है। अब इसके बाद में अंतिम हमें कम से कम इसके बाद में आवश्यकता है एक और भुजा की। जो एक और भुजा है, चाहे वो कौन सी हो, चाहे वो आधार की हो या फिर लंब की, उनमें से कोई भी एक भुजा दोनों में समान होनी चाहिए। यदि वह समान हो जाए तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर RHS नियम जो है वो लागू हो सकता है, या फिर RHS प्रतिबंध जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे LN, जो LN है वो बराबर है 3 सेंटीमीटर और दूसरे में भी दिया हुआ है RQ बराबर से 3 सेंटीमीटर। अब आप अगर यहाँ पर ये कहें कि इनके लिए भी हमें क्या करना होगा, एक क्रम की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर अब हमें क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक RHS नियम ही एक ऐसा प्रतिबंध है जिसमें एक क्रम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आप जब त्रिभुज का नाम लिखते हो तो पहले उनको क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप इसको क्या बना रहे हो, जब आप इसको सर्वांग सम बना रहे हो तो उसके बाद इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, इस कोण की दिशा के आधार पर। तो देखिए अगर ऊपर से हम देखें तो सबसे पहले क्या था, पहले एक भुजा जो इसके बराबर है, उसके बाद कोण है और कोण के बाद फिर से खाली जगह है। अगर इस दिशा से हम चलें तो यहाँ पहले भुजा होगी, फिर उसके बाद में कोण होगा, फिर एक भुजा की खाली जगह होगी और उसके बाद फिर से कर्ण होगा। तो ऐसा यहाँ करना होगा। तो इसके लिए नाम क्या बनेगा, यहाँ से भुजा, फिर 90 डिग्री का कोण, फिर खाली जगह होगी और उसके बाद फिर से कर्ण होगा। तो यहाँ दोनों त्रिभुजों का जो नाम है कुछ इस प्रकार होगा, त्रिभुज L, उसके बाद में N और लास्ट में होगा M, जो सर्वांग सम हो जाएगा किस त्रिभुज के, यहाँ पर यह जो सर्वांग सम है ये हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज Q, उसके बाद R और अंत में P के। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे और इसके बाद इनके बचे हुए जो अभिन्न अंग हैं वो भी सर्वांगसम कहलाएंगे। यदि हम कहते हैं यहाँ पर कि इसकी लंबाई पहले से 4 दी हुई है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी लंबाई दी हुई है, तो हम अंत में जाकर यहाँ पर कह सकते थे, यदि PR त्रिभुज के नाम के आधार पर देखिएगा, यहाँ पर PR जो है वो कहां पर है, अंत में आ रहा है पीछे से इधर,
P से R की तरफ, तो यहाँ पर ये जो नाम है इसके अनुसार होता है MN, तो यहाँ पर MN बराबर हो जाता किसके, PR के, जो कहलाता 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इसका निष्कर्ष निकालते, जो चीजें दोनों में सर्वांग सम होने के बाद में अलग अलग हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं या फिर नहीं दी हुई हैं, वो भी समान हो जाती हैं, क्योंकि सर्वांग समता हमें इस बात के बारे में ही बताती है कि कैसे दो आकृतियां या फिर दो त्रिभुज एक दूसरे के समान होंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे हम आपसे एक अगली वीडियो में, जिसमें हम इसी क्लास के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।